भारत का पहला एमआरओ वहां हम बना रहे हैं। लॉजिस्टिक का भारत का सबसे बड़ा हब वहां बनने जा रहा है। क्या नहीं है आज वहां पे? करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। 7 सिटी हमारी ऐसी है जहां आज के दिन पे मेट्रो का संचालन हो रहा है। भारत की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच चल रही है। इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हो चुका है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन से, चाहे वह नेपाल के साथ हो, बिहार के साथ हो, झारखंड के साथ हो, छत्तीसगढ़ के साथ हो, मध्य प्रदेश के साथ हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो या दिल्ली, सबकी कनेक्टिविटी यूपी की अब 4 लेन की है। और ऐसा नहीं कि उन देशों या उन राज्यों में अच्छी सड़क और यूपी के अंदर खराब हो। अब यूपी की अच्छी होती है, वहां की मैं कह नहीं सकता। कानून व्यवस्था के मामले में यूपी ने जो लक्ष्य तय किए हैं और जो पैरामीटर गढ़े हैं वो सबके सामने है। एग्रीकल्चरल ग्रोथ को हम लोग 8% से, 17 में 8% था, आज उसको बढ़ा करके 18% करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। याद रखना 18%। ये यूपी के अंदर इसके लिए हमें किसानों को अच्छे बीज देने पड़े, तकनीक देनी पड़ी, सिंचाई की सुविधा का विकास करना पड़ा। लगभग 50 लाख हेक्टेयर लैंड को आज के दिन पर हम फ्री में जल उपलब्ध करवा रहे हैं, या हमने नहरों का जाल बिछाया है या ट्यूबवेल लगा करके वहां पर लोगों को पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। अब लागत कम है, उत्पादन ज्यादा है, और जो उत्पादन होता है अगर मार्केट में अच्छा दाम मिलता है तो हम किसान को ये छूट देते हैं कि वो मार्केट में बेचें, और कोई खरीदार नहीं मिलेगा तो हम कहते हैं हम आपका उपज लेंगे, आपको एमएसपी हम उपलब्ध करवाएंगे। आज ये गारंटी मिल रही है। कोई सोचता था गन्ना किसान, चीनी मिलें औने पौने दाम में बिक चुकी थी, हताशा थी, निराशा थी। 17 में यूपी के अंदर चीनी मिल घाटे का सौदा बन चुका था। तंत्र वही है, केवल सरकार बदली। हम लोग आए, हम लोगों ने कहा नहीं, ये चीनी मिलें बंद नहीं होंगी, हम इसको चलाएंगे। मुझे बताते प्रसन्नता है कि 15 दिन पहले इस सीजन की हमारी चीनी मिलें बंद हुई हैं। 121 चीनी मिलें हम लोगों ने चलाई थी इस वर्ष, और 121 चीनी मिलों में अभी 15 दिन पहले चीनी मिलें बंद हुई हैं। 92% गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है। 17 में हम लोग आए तो 10 साल पुराना गन्ना मूल्य का था बकाया। अब तक हम 92% इस सीजन का भी गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं। और देश के अंदर सबसे अच्छी रिकवरी अगर किसी राज्य की है तो यूपी की है। अब केवल चीनी मिल नहीं है, वो शुगर कॉम्प्लेक्स है, इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स। चीनी मिल, वहां पे शुगर का उत्पादन तो हो ही रहा है, इथेनॉल भी बन रहा है, डिस्टिलरी भी है, कोजन प्लांट भी है, फाइन शुगर भी बन रहा है, बहुत कुछ वहां पे अब एक्टिविटीज प्रारंभ हुई है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ है। यूपी के एमएसएमई के बारे में कोई सोचता था? वो सब भगवान भरोसे था, क्योंकि सरकार भी चादर तान करके सो रही थी। स्वाभाविक रूप से जब सरकार सोएगी तो इंस्पेक्टर राज हावी होगा। कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, कहीं पुलिस के द्वारा, कहीं पे किसी और के द्वारा शोषण किया जाता था। कारीगर हतोत्साहित होता था, प्रताड़ित होकर के प्लान कर चुका था, मजदूरी कर रहा था, ठेला लगा रहा था, जैसे तैसे अपने जीवन को गुजर बसर कर रहा था। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में
96 लाख एमएसएमई यूनिट प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं और इनमें 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। 3 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पे काम कर रहे हैं। यह हमारी एक ताकत है। यूपी के पास आज के दिन पे लैंड बैंक है, 75,000 एकड़ का लैंड बैंक। और ये लैंड बैंक यानी इन्वेस्टमेंट की पहली शर्त है सुरक्षा, और दूसरी शर्त है लैंड बैंक, और तीसरी है उसकी पॉलिसी होनी चाहिए। आज पॉलिसी पैरालिसिस नहीं, बल्कि हर एक सेक्टर की अलग अलग पॉलिसी। 34 सेक्टर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर तय किए हैं। इसके सेक्टोरल पॉलिसीज आज के दिन पे यूपी के पास है। यानी अब नीति भी है, नियत भी है और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति भी। परिणाम क्या है? लगभग 65 लाख नौजवानों को जो पहले उद्योग में काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जाता था, आज यूपी के अंदर ही इसको कार्य मिला है। सरकारी नौकरी एक सपना था, आज वो सपना नहीं है। हम अब तक 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दे चुके हैं, 9 लाख से अधिक। और आपने देखा होगा यूपी उन राज्यों में है जिन राज्यों ने पहली बार नकल या प्रचार लीक के मामले को एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में लाकर के आजीवन कारावास तक की सजा उसके लिए तय की है। नौजवान के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसकी प्रॉपर्टी जब्त करेंगे और उसको आजीवन कारावास तक की सजा उपलब्ध दिलाने के लिए सरकार पूरी मजबूती के साथ पैरवी करेगी। आज नौजवान को यहां पे नौकरी मिल रही है। ये सभी कार्य जब सरकार के स्तर पर एक साथ हुए, परिणाम क्या था? आज यहां भारत का इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन यानी सबसे बेहतरीन डेस्टिनेशन यूपी बना। सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण हुआ तो इन्वेस्टमेंट भी हुआ, तो टूरिज्म में भी यूपी ने एक लंबी छलांग लगाई है। आप याद करिए, गत वर्ष महाकुंभ था। महाकुंभ के आयोजन में 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम में आके वहां पे आस्था की डुबकी लगाई थी। 66 लाख। और अगर पूरे वर्ष भर यूपी के अंदर अलग अलग स्थलों की हम गिनती करेंगे तो लगभग यूपी के अंदर 156 करोड़ टूरिस्ट आया था गत वर्ष। ये लगातार चल रहा है, ये यूपी की नई ताकत है। एम्प्लॉयमेंट इससे भी जनरेट होते हैं। ये सर्विस सेक्टर को प्रमोट करता है। होटल, रेस्टोरेंट, स्थानीय दुकानदार, टैक्सी और स्थानीय संभावनाओं को बहुत मजबूती देता है। ये सभी संभावनाओं को जब एक साथ काम करना प्रारंभ किया गया तो परिणाम हमारे सामने है। परिणाम आए हैं। आज आप देख सकते हैं यूपी को कोई बीमारू राज्य नहीं कह सकता। अब यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट नहीं है। अब यूपी का नौजवान कहीं जाता है, अपनी पहचान देता है कि मैं यूपी का हूं, तो अब वही संकट नहीं जो 17 के पहले था कि वह 10 कदम पीछे हटता था दूसरा व्यक्ति जानने वाला। आज सामने वाले के मन में इच्छा होती है कि मैं इसको गले लग लूं। ये परिवर्तन है। जो पहले आपको शक की निगाह से देखते थे, आज शक नहीं, आज वो सम्मान की निगाहों से देख रहे हैं। और यही सरकार की उपलब्धि है। हमने यूपी के नौजवान के सामने, यूपी के नागरिकों के सामने उसको शक की निगाहों से नहीं बल्कि सम्मान की निगाहों से देश और दुनिया देखें, उस प्रकार की स्थिति का निर्माण ये डबल इंजन सरकार ने यूपी के अंदर लाने में सफलता प्राप्त की है। आज सुरक्षा का वातावरण है। अब कोई महिला ये नहीं कह सकती, स्वयं के लिए भी,
परिवार के किसी सदस्य के लिए भी कि शाम 6 बजे के पहले पहले घर आ जाना है, उसकी मर्जी। वो 6 बजे घर आए, 8 बजे आए, 10 बजे आए, रात 12 बजे आए, कोई दिक्कत नहीं। नाइट शिफ्ट में महिलाएं काम कर रही हैं, ऑफिसेस में कर रही हैं, उद्योगों में कर रही हैं, कोई समस्या नहीं। सुरक्षा का कोई संकट नहीं। बेटियां स्कूल जा रही हैं, कोई समस्या नहीं। सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि सरकार इस प्रकार का वातावरण बनाए। परिणाम इसी से आते हैं। हर व्यक्ति आज यूपी में आना चाहता है, अपना निवेश करना चाहता है। सामने वाले के मन में भी रहता है कि मैं कितना निवेश कर दूं। हर एक सेक्टर में जो कार्य किए गए उसी का परिणाम है कि यूपी ने अपने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। 3 गुना हमारी पर कैपिटा इनकम हुई है। 17 में यह 43,000 रुपए थी, आज ये बढ़कर के 1,20,000 से अधिक हो चुकी है यूपी की पर कैपिटा इनकम। यूपी का जो वार्षिक बजट था, मैंने कहा ना 2.5 लाख के आसपास था, आज हम इसको 9,12,000 का तो हमने बजट ही प्रस्तुत किया है। अभी सप्लीमेंट्री भी आएगा। ये यूपी का बजट का दायरा है। यूपी की जो जीएसडीपी थी 2017 में, 16-17 में, वह 12 लाख करोड़ के आसपास की थी। आज वो बढ़कर के 36 लाख करोड़ हुई है। 36 लाख करोड़। और ये तब है जब कोई टैक्स नहीं लगाया गया, कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं, बल्कि हमने इस दौरान वेलफेयर के कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। एक लंबा दायरा बढ़ा है। इस दौरान विकास तो हुआ ही है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डबल इंजन सरकार ने बेहतरीन रूप से उसको आगे बढ़ाया है। 65 लाख गरीबों के एक आवास बने हैं। 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बने हैं। पंद्रह करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हर महीने मिल रहा है। 10 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा हम लोग को उपलब्ध करा रहे हैं। 5 लाख रुपए सालाना उसकी सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। अब कोई आपदा आती है, आपदा के 24 घंटे के अंदर पीड़ित परिवार को सहायता राशि मिलनी ही है। यह भी सरकार उपलब्ध करा रही है। तभी है जब सरकार के पास पैसा है। पैसा नहीं होता तो वायदे पे वायदे होते। ये सभी कार्यक्रम और हर एक सेक्टर में आज आप देखिए, रिजर्व बैंक जब अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है तो कहता है बैंकों का सबसे ज्यादा पैसा आज के दिन पे किसी एक राज्य में लग रहा है तो वह यूपी में लग रहा है। ये उस कहानी को बताता है जिस राज्य में पहले बैंक पैसा नहीं देते थे, देने को तैयार नहीं थे। उनको मालूम था ये डूब जाएगा, लेकिन अब उनको विश्वास है कि डूबेगा नहीं, बल्कि डूबते हुए बैंक को बचाने का काम कोई करेगा तो यूपी करेगा। ये है। और उस नई कहानी का नाम है इन 9 वर्षों के यूपी का एक ट्रांसफॉर्मेशन। ये 9 वर्षों के अंदर ये सारे चेंज हुए हैं और उस चेंज में हम लोगों ने वैश्विक महामारी कोविड-19 को भी देखा है। याद करिए 2.5-3 वर्ष उसके प्रबंधन में ही हमारे खर्च हुए। और अभी करंट जो पश्चिमी एशिया का संकट आया है, स्वाभाविक रूप से संकट हमारे सामने ही नहीं दुनिया के सामने है।
दुनिया के सामने ईंधन का संकट आएगा, खाद्य का आएगा, उर्वरक का आएगा। कोविड-19 में हम सब ने मिलकर के उस वैश्विक महामारी का सामना किया था और इसमें भी हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर के इस संकट का भी मुकाबला करेंगे। वह बीमारी, वो महामारी जो थी, वह एक आपदा थी। ये मनुष्य के द्वारा पैदा की गई आपदा है, लेकिन मुकाबला करने के लिए पूरे देश को एकजुट होना होगा। प्रधानमंत्री जी ने पिछले एक सप्ताह के अंदर कई बार अपील की है देशवासियों से, और हम सबका भी दायित्व बनता है, हम सब मिलकर के करेंगे। जिस भी स्तर पर हो सकता है, ईंधन का बचत करना, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा के लिए क्या कुछ हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी को और ऊर्जा के उन स्रोतों को टटोलना जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो हम इस बात को मानते हैं कि हम एलपीजी की समस्या का समाधान एक पीएनजी कनेक्शन के माध्यम से कर सकते हैं। जहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था है, वहां पर उसका भी एक विकल्प है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बेहतरीन हो सकता है। और मैं उत्तर प्रदेश वासियों का आह्वान करूंगा कि वे इस व्यवस्था को कहीं एक मॉडल बनाएं कि गांव में उन गौशालाओं के पास जो हमारे राज्य सरकार के द्वारा संचालित 7,700 से अधिक निराश्रित गौ आश्रय स्थल हम उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित कर रहे हैं। बड़ी संख्या में गोवंश है, लगभग 15 लाख गोवंश का हम वहां पे रख रखाव कर रहे हैं। उनके खाने की व्यवस्था है, उनकी सारी व्यवस्थाएं वहां पे राज्य सरकार कर रही है। एक गाय के लिए एक महीने में हमारी सरकार 1,500 रुपया उनके भरण पोषण के लिए खर्च करती है। ये सारी सुविधा उपलब्ध कराए। क्या हम उन गौशालाओं में गोबर गैस प्लांट लगा करके और गांव की सामूहिक किचन की व्यवस्था एक साथ कर सकते हैं? गांव के लोग अपना अपना राशन लेकर के दें, एक साथ मिलकर के करें, सामूहिकता का परिचय दें। मुझे लगता है ये एक भी राष्ट्रीय कार्य हो सकता है। जितने लोग खाने वाले होंगे उनकी संख्या उसी अनुपात में वे अपना राशन दें, फालतू ना बनाए। हाँ, कोई भोला बिस्तरा आ जाए तो उसके लिए अलग से उसमें तैयारी कर लें। कुछ मॉडल बन सकते हैं, कुछ तो मॉडल देने होंगे। भाई हम एलपीजी पर डिपेंड, हमारी निर्भरता कम होगी। हम बाहरी स्रोत से नहीं, जो हमारे पास है हम उस ऊर्जा के स्रोत को टटोलेंगे, आगे बढ़ाएंगे। हमें पर्यावरण की रक्षा भी करनी है। ऐसे ही समाज के अलग अलग तबके के लोग भी कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, जहां मेट्रो है, मेट्रो की व्यवस्था ठीक करना। जहां पे एक ही ऑफिस में जाने वाले 5 लोग हैं, पांचों लोग 5 कार से जाने की बजाय एक कार से, कारपूलिंग के माध्यम से एक कार से अगर जाएं। जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की या शटल बस की सेवा सिटी के अंदर है, और अगर आपके घर से ऑफिस जाने के लिए या अपने प्रतिष्ठान में जाने के लिए वह सुविधा है, हम उसका उपयोग करें, तो ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी बनता है कि हम इस कार्य को करते हैं। तो यह भी हमारी राष्ट्र के प्रति हमारा एक योगदान होगा कि संकट के समय हम भी इस आह्वान के साथ जुड़ करके देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी अपील की है, हम सबको उसके साथ जुड़ना चाहिए। मैं देख रहा था बहुत सारी जगह कुछ लोग अधूरे उसको लेकर के उस पर टिप्पणी देने लगते हैं। पूरी अपील को पढ़ें, चिंतन करें, मनन करें, चर्चा करें और फिर तब निष्कर्ष निकालें, उतावलेपन में नहीं। नेगेटिव बयानबाजी राजनीतिक में तो हो सकती है,
लेकिन जब राष्ट्र का मुद्दा हो, देश का मुद्दा हो, तब हमें देश के हित में सोचने की आवश्यकता है। और ये आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यानी याद रखना, देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, देश सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं, देश समृद्ध है, हम सब भी समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे। और वह एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है हर नागरिक की। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को उत्तर प्रदेश के 9 वर्ष परिवर्तन के इस स्पेशल कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि जो युवा यहां पर आए हैं या प्रबुद्धजन आए हैं, वे सभी इस मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएं। जरूर बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि नई पीढ़ी 9 साल 10 साल पहले क्या होता था, हो सकता है घरों में चर्चा का समय न मिलता हो, लेकिन ये चर्चा पर चर्चा आगे बढ़ेगी तो लोगों को पता लगना चाहिए कि पहले क्या होता था, आज क्या हो रहा है, कितना परिवर्तन आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के, एम्प्लॉयमेंट से लेकर के, उद्योग और कल कारखानों से लेकर के, ये सब में जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इन सब पे व्यापक चर्चा होगी तो लोग मानसिक रूप से तैयार होंगे और अपने आप को उन कारकों से बचाएंगे जिन कारकों ने यूपी को पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया था, पहचान के संकट के दौर से गुजारा था। हमें वो स्थितियां फिर से नहीं आने देनी है। इस विश्वास के साथ मैं टाइम्स ऑफ इंडिया परिवार को इन कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।